पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ जावा एंड व्हाट इज़ जावाज हिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ के बारे में, जो कि है कि प्लेटफॉर्म किसी भी लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। प्लेटफॉर्म के बेसिकली दो डिविजन्स होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, कंपाइलर, जेवीएम और छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाइट कोड, मशीन लेवल कोड, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Before starting this video, I want to tell you something that if you go through this video, you don't need to go here and there for your notes and for other things. I covered all the possible things in this video related to platform independency, dependency. So let's get into the सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको खाना बनाना है, तो आप खाना बनाने के लिए कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली बात है, आप अपनी किचन में जाओगे, क्योंकि किचन के अंदर ही आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपना खाना बना पाओ। वो एक इन्वायरमेंट आपको किचन के अंदर ही मिलेगा, जहाँ पर आपकी सब्जियां भी होंगी आपके पास, आपके बर्तन होंगे, चाकू होगा, गैस होगी, पानी होगा, वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको किचन में मिलेगा। तो किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रही है आपको खाना बनाने के लिए। ऐसे ही जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हो, तो प्रोग्रामिंग भी तो आप किसी इन्वायरमेंट में ही तो करोगे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही तो करोगे। कहने का मतलब क्या है भाई? अगर मैंने कोई कोड लिखा अपना, जावा लैंग्वेज का मान लेते हैं, मैंने कोई जावा लैंग्वेज का कोड लिखा, अगर सिर्फ मुझे उसको टाइप ही करना है, तो टाइप तो मैं उसे अपने फ़ोन में भी कर सकता हूँ, पर क्या वो फ़ोन में रन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ़ोन के अंदर वो एनवायरनमेंट, वो टूल्स प्रेजेंट नहीं है जो मेरे जावा के कोड को रन कराने के लिए ज़रूरी है। ठीक। तो शायद आप समझे कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट है जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। प्लेटफॉर्म आपके सॉफ्टवेयर ओनली प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं जहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही यूज़ हुआ हो, या फिर जहाँ सिर्फ हार्डवेयर का ही यूज़ हुआ हो, और या ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर दोनों का यूज़ हुआ हो। ठीक। जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर ओनली प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, तो अगर आपको गाने सुनने हैं, कहाँ सुनोगे गाने? स्पॉटिफाई पे, या अमेजोन म्यूजिक, या और किसी मल्टीमीडिया प्लेयर पे। ठीक। तो वो स्पॉटिफाई आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो एक आपका प्लेटफॉर्म है गाने सुनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर, जिनकी मदद से आप गाने सुन सकते हो। ठीक। हार्डवेयर ओनली प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जैसे प्रोसेसर्स हो गए, वो आपके हार्डवेयर ओनली प्लेटफॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्लेटफॉर्म क्या करते हैं। प्लेटफॉर्म आपको टूल्स प्रोवाइड कराते हैं आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जावा के बारे में, क्योंकि ये जो मेरी पूरी सीरीज है ये जावा से ही रिलेटेड है। तो जावा के अंदर प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? जावा के अंदर प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना जहां आपका जावा का एप्लीकेशन रन हो सकता है, उसे हम कहेंगे कि ये जावा का प्लेटफॉर्म है। फिर से बोलता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जावा की एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है या इन्वायरमेंट दे रहा है, उसे हम जावा का प्लेटफॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अ प्लेटफॉर्म रेफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट अलाउज जावा एप्लीकेशन टू रन। अ प्लेटफॉर्म typically consists of both hardware and software. Java uses the concept of Java platform, which has two primary components. तो जावा के प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली दो जो कंपोनेंट हैं, जो बहुत यूजफुल, बेसिक, और जिनके बिना आप कोड रन करा ही नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, उससे आउटपुट नहीं ले सकते। वो दो कंपोनेंट क्या है? पहला जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, और दूसरा जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जावा डेवलपमेंट किट के बारे में। इट इज़ यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट किट भाई ऐसी चीज, ऐसी किट जो जावा के एप्लीकेशन को डेवलप कराने में हेल्प कर रही है। इट इंक्लूड्स द टूल्स नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग इन जावा। जैसे कि मैंने कहा, ये एक प्लेटफॉर्म है, जावा का प्लेटफॉर्म है। क्या प्रोवाइड कराएगा? टूल्स प्रोवाइड कराएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? टूल्स प्रोवाइड कराता है। ये जेडी के टूल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कंपाइलर, जेआरई, एंड डेवलपमेंट टूल्स लाइक डीबगर एंड प्रोफाइलर्स। ठीक है। अभी हम जावा कंपाइलर के बारे में और जेआरई के बारे में बात करेंगे सिर्फ।
तो जेडीके क्या है? एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या कर रहा है? टूल्स प्रोवाइड करा रहा है। कौन कौन से? कंपाइलर और जेआरई। और भी कराता है, बहुत सारे टूल्स हैं, पर अभी हम इन दो के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा, जो जावा का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करा रहा है? JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। दिस इज रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन। सेम बात है, जेडीके भी एप्लीकेशन को रन कराने में हेल्प करेगा, जेआरई भी एप्लीकेशन को रन कराने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, जावा के प्लेटफॉर्म ने ये दो कंपोनेंट दिए हैं, तो इनका काम सिर्फ जावा के एप्लीकेशन को रन कराना ही तो होगा। इट कंसिस्ट ऑफ JVM, Java Virtual Machine, which interprets the compiled bytecode and make it run on different system like Windows, Mac OS, Linux, etc. तो Java Runtime Environment आपको क्या करता है? Java Runtime Environment के अंदर आपका एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम है JVM। JVM का क्या काम है, चलिए इसको समझते हैं। JVM को समझने से पहले हम समझते हैं कि कंपाइलर क्या है, क्योंकि कंपाइलर को पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपाइलर क्या है? जैसे कि हमने समझ लिया अभी कि JDK, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर प्रेजेंट एक टूल है। ठीक है। कंपाइलर क्या है? JDK के अंदर प्रेजेंट एक टूल है। कंपाइलर के दो काम है। सबसे पहला काम क्या है? जो भी आपने कोड करा, जो भी आपने कोड लिखा जावा लैंग्वेज में, मैं जावा की ही बात करूंगा तो आप समझ जाना। जो भी आपने कोड करा, उस कोड के अंदर हो सकता है आपने कुछ गलतियां कर दी हो। भाई किसी भी काम को करने का तरीका होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे ही जावा के कोड को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ तरीके हैं। अगर आपने उन तरीकों को फॉलो नहीं करा तो आपको बताने कौन आएगा कि भाई आपने गलती करी है? कंपाइलर आएगा। तो आप क्या करोगे? आपने कोड लिख दिया, अब आप कंपाइलर को कहोगे कंपाइलर कंपाइलर मेरा कोड चेक करो कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। अगर गलती करी होगी, कुछ एरर होंगे, तो कंपाइलर आपको बता देगा कि भैया जी, तनुज भैया जी, आपके कोड के अंदर इस लाइन में ये गलती है, इसे सही कर लो। तो कंपाइलर का काम है। ठीक। दूसरी चीज, दूसरा काम क्या है कंपाइलर का? कंपाइलर सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइट कोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। चलो, अब ये जो मैंने अड़गम सड़गम बोला, इसका मतलब क्या है समझते हैं। कंप्यूटर आपकी भाषा तो नहीं समझता ना, जो मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर डायरेक्टली तो नहीं समझ पाएगा ना। ठीक है। तो उसको समझाने के लिए एक बीच का बंदा है हमारे पास, जो हमारी सारी बात को कंप्यूटर को समझाएगा। वो कौन है? कंपाइलर है। जो भी मैंने लिखा, कोड करा, वो क्या है? सोर्स कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ लेते हैं क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस के लिए समझ पाना, जिसके अंदर के सिंबल्स को ह्यूमंस के लिए समझ पाना, उन्हें यूज कर पाना आसान होता है। अल्फाबेट्स का, न्यूमेरिक्स का और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। बैक टू द डिस्कशन कि भाई क्या होता है कंपाइलर का काम? सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से बाइट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम होता है। मैंने कुछ लिखा, वो है सोर्स कोड। कंपाइलर भैया आए, उन्होंने क्या करा? अच्छा, तनुज ने ये बोला, अब इसे कंप्यूटर भैया को समझाना है। तो कंप्यूटर भैया को समझाने के लिए कंपाइलर क्या करेगा? उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। जावा के अंदर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। उसे कन्वर्ट करा बाइट कोड के अंदर। ठीक है। और उसे फिर भेज देगा किसको? आगे JVM भैया को। JVM भैया क्या करेंगे उस बाइट कोड का? JVM भैया करेंगे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम। इस चीज को पूरे को समझेंगे अभी जब हम JVM समझेंगे। तो चलो डेफिनेशन पे आते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, बाइट कोड और एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आई बात? सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का है। समझ में आई बात? अच्छा चलो, हमने कंपाइलर तो समझ लिया, कंपाइलर क्या होता है। ठीक है। अब मान लो मैंने कोई कोड लिखा अपना, कंपाइल करा दिया, कंपाइलर से चेक वेक करा दिया, तो इस बात का मतलब क्या है कि मैंने उसको कंपाइल कराया? व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइल्ड जावा कोड? तो डायग्राम से समझते हैं। आपके पास सोर्स कोड था, जो भी आपने लिखा था, अपना प्रोग्राम करा था, उसे सोर्स कोड कहेंगे। जब आप उस सोर्स कोड को सेव करोगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? मान लो मैंने कोई कोड करा, उसका नाम लिखा तनुज। ठीक है। तो सेव कहाँ होगा कंप्यूटर में? किस तरीके से सेव होगा? जाके तनुज डॉट जावा के नाम से सेव होगा। सोर्स कोड सेव हुआ। अगर सोर्स कोड सेव हो चुका है, उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा
बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड जिन्हें नहीं पता, जीरोज और वंस की फॉर्म में होता है। ये देखो इमेज में मैंने एक दे भी रखा है, 0101 की फॉर्म में ही बाइट कोड रहता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज सबको पता होगी, जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होती है। ठीक, तो कंपाइलर क्या करेगा, उस डॉट जावा फाइल को सेव करेगा, सोर्स कोड को सेव करेगा बाइट कोड में। और जैसे मान लो तनुज डॉट जावा सेव हुई, अब एक और फाइल बनेगी, पर कैसे बनेगी, तनुज डॉट क्लास के नाम से। ठीक है, तो उसे हम डॉट क्लास फाइल कहेंगे, जो कि बाइट कोड है। अब इसके बाद जेवीएम भैया क्या करेंगे, अब भाई बाइट कोड में तो कन्वर्ट हो गया, सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, पर कंप्यूटर बाइट कोड भी नहीं समझता। कंप्यूटर भैया थोड़े से है, कुछ उनका है गड़बड़ी साहब सा, तो वो बाइट कोड भी नहीं समझते। तो बाइट कोड नहीं समझते, तो बाइट कोड को समझाने के लिए कंप्यूटर को एक और भैया है जिनका नाम है जेवीएम भैया, जावा वर्चुअल मशीन। उनका क्या काम है, उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। मशीन कोड क्या है, अब भाई जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है, वो सब, उन सब की अपनी अलग भाषा है। विंडोज की अपनी अलग भाषा है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अलग भाषा है, लिनक्स की अपनी भाषा है, मैक ओएस की अपनी एक अलग भाषा है। तो जेवीएम भैया क्या करते हैं हमारे, कि बाइट कोड लिया, देखा, उन्हें पता रहता है कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा विंडोज है मान लो, तो जेवीएम भैया हमारे बाइट कोड को उठाएंगे और उसे कन्वर्ट किस में कर देंगे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडोज, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा, उस भाषा में उसको कन्वर्ट कर देंगे जेवीएम भैया। समझ में आई बात। शॉर्ट एक दोबारा से रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सोर्स कोड कन्वर्ट होगा बाइट कोड में कंपाइलर के थ्रू, बाइट कोड कन्वर्ट होगा मशीन कोड में जेवीएम के थ्रू। तो जेवीएम का काम आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब जेवीएम का काम तो समझ में आ गया, पर जेवीएम है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। द जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स जावा प्रोग्राम। इट कन्वर्ट्स जावा बाइट कोड इनटू मशीन कोड दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। द जेवीएम allows Java program to be platform independent, meaning the same code can run on any system with compatible JVM। ये तो मैं समझा चुका, बस इसमें दो तीन नए शब्द आए जावा, दो तीन नए शब्द क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब हम वापस से अपने प्लेटफॉर्म, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर आएंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी पे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है, कि अगर मैंने कोई कोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिल्ड किया और वो कोड कंपाइल होने के बाद मैं अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज रहा हूं और वहां पर वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इसे कहते हैं हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेज रहे हैं और वो रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड है। ठीक है, इस बिहेवियर को कहेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। कि भाई लिखा विंडोज में है, विंडोज से विंडोज में भेज रहा हूँ तो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, पर विंडोज से मैक ओएस में भेज रहा हूँ या लिनक्स में भेज रहा हूँ तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसको कहेंगे हम कि वो कोड जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए डिपेंडेंट है वो, एक ही उसका पसंदीदा मर्द, पसंदीदा औरत, पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, वहीं पर वो अपना सारा काम करेगा, वहीं पर वो खुश रहेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। ठीक है, पर पर नहीं कहना चाहिए मेरे को। अच्छा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस कौन सी है, सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस के कोड को अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में डालोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक आप उसको वापस से कंपाइल नहीं करते उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी, आजाद, स्वतंत्र, कहीं भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे भाई साहब, भेजो तो सही हमको बाहर। ठीक है, एक कोड लिखा आपने विंडोज में, उस कोड को आपने उठा के कहाँ डाल दिया, मैक ओएस में डाल दिया, लिनक्स में डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे, तो वो वहां पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, उसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, HTML, ठीक है, पाइथन, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है हमारी। ठीक है, और इस बिहेवियर को, कि भाई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उठाओ, कहीं भी डाल दो, हर जगह एग्जीक्यूट हो रहा है, इस बिहेवियर को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। So now talk about why C and C++ are platform dependent and why Java, JavaScript, Python and HTML are platform independent। क्या C और C++ में ऐसा क्या है कि वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में, और उन दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा क्या है कि वो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में। तो इस चीज़ को समझते हैं। C और C++ का कंपाइलर कैसे वर्क करता है,
उसको समझते हैं पहले। मैंने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सी में कोड लिखा या सी प्लस प्लस में कोड लिखा। अब क्या होगा, कंपाइलर भैया आएंगे, उस कोड को लेंगे और उस कोड को डायरेक्टली मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। विंडोज़ है तो विंडोज़ की भाषा में, विंडोज़ मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अगर मुझे उस विंडोज़ में कंपाइल हुए हुए कोड को मैक ओएस में लेके जाना है तो क्या वो वर्क करेगा डायरेक्टली? भाई विंडोज़ की लैंग्वेज मैक ओएस कैसे समझेगा? और या फिर उस विंडोज़ के कोड को मुझे लिनक्स में लेके जाना है तो लिनक्स उसको कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा। तो इस वजह से जो सी और सी प्लस प्लस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। उनके कोड को अगर आप विंडोज़ में लिख रहे हो तो विंडोज़ ही समझ पाएगी, मैक में लिख रहे हो तो मैक ही समझ पाएगा, लिनक्स में लिख रहे हो तो लिनक्स ही समझ पाएगा। जब तक आप उसे रिकम्पाइल नहीं करते नए ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आपका जावा, पाइथन, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों हैं? ये कैसे काम कर रहे हैं? भाई जावा की बात करते हैं। जावा में आपने सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर भैया आए, मान लेते हैं विंडोज़ में आप वर्क कर रहे हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर भैया आए और कंपाइलर भैया उस कोड को लेंगे, उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे और एक फाइल सेव कर देंगे डॉट जावा के नाम से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। अब वो सेव हुई हुई फाइल कंपाइलर भैया से ली जाएगी जेवीएम के थ्रू। अच्छा, जेवीएम जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग जेवीएम होगा। जब आप इंस्टॉल करोगे JDK JRE तो उसके साथ जेवीएम भी इंस्टॉल होता है। अगर मैंने अपने विंडोज़ में JVM JRE इंस्टॉल करी है तो विंडोज़ का JVM, JDK और JRE इंस्टॉल करी है तो विंडोज़ का JVM आपका इंस्टॉल होगा। मैक में अगर मैंने JDK JRE इंस्टॉल करी है तो मैक का JVM इंस्टॉल होगा। लिनक्स में JDK JRE इंस्टॉल करी है तो लिनक्स का JVM आपके पास आएगा। तो मेरा जो कंपाइल कोड है, विंडोज़ में मैं काम कर रहा हूँ तो विंडोज़ का JVM जो मेरा इंस्टॉल्ड है मेरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो JVM आएगा, उस कंपाइल्ड कोड को लेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लेवल कोड में। और वो मशीन लेवल कोड कौन सा होगा? मेरे विंडोज़ का होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास मैक ओएस होता, मैक ओएस में मैं अपना सोर्स कोड लिखता, कंपाइलर आता, वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब मैक ओएस का JVM उस बाइट कोड को मैक ओएस के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? हो तो यहाँ पर भी मशीन कोड में ही कन्वर्ट रहा है। समझाता हूँ। मान लो मेरे कंपाइलर ने एक डॉट जावा के नाम से फाइल सेव करी, मतलब बाइट कोड सेव कर लिया। मैंने कोड लिखा, मेरे कंपाइलर ने उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करा और सेव कर लिया। अब अगर मुझे अपने इस कोड को मैक ओएस में चलाना है विंडोज से, तो क्या होगा? मैं उस कंपाइल्ड फाइल को मैक ओएस में डालूंगा, मैक ओएस का JVM आएगा, वो उस बाइट कोड को मैक ओएस के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और रन कर देगा। ठीक है। तो समझ रहे हो JVM यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, कंपाइलर यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है। कंपाइलर और JVM यहाँ अलग अलग चीज़ क्यों दी हुई है? C++ में सिर्फ कंपाइलर है, कोई JVM नहीं है वहाँ पे। तो फायदा देख रहे हो उस चीज़ का? JVM का क्या फायदा हुआ भाई? हर विंडोज का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग JVM है। कंपाइलर का क्या फायदा है? वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में या बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। बाइट कोड में कन्वर्ट करने की वजह से आप उस कोड को किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल लो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM आएगा और आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। रिकम्पाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि बार बार कंपाइल करो फिर रन करो। ठीक। इस स्लाइड के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा मैंने अभी अभी समझाया आपको। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा और आपके रिटर्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको जावा के बारे में पता होना ही चाहिए कि जावा ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे अचीव करी और सी और C++ में ऐसा क्या था जो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाइवा के लिए भी आप इनको प्रिपेयर करो और रिटर्न एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो। प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।